हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स, और क्लास 11 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं उष्मा के बारे में। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुका है। विशिष्ट उष्मा के बारे में पढ़ रखा है, उष्माधारिता हो गया, गुप्त उष्मा हो गया, और उष्मा का स्थानांतरण में भी एक छोटा सा टॉपिक हमने किया था जिसका नाम था चालन, जिसमें हम लोगों ने चालन विधि के बारे में डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने मतलब कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कर चुका। और इस तरह से पढ़ते 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 हम लोग पढ़ रहे थे उष्मा का स्थानांतरण। और लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उष्मा का स्थानांतरण, उसमें हमने बताया था कि उष्मा का स्थानांतरण जो है वो 3 विधियों द्वारा होती है। एक होती है चालन विधि, एक होती है संवहन विधि, और एक होती है विकिरण विधि। उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण खासकर ठोस पदार्थों में होती है, धीमी गति से होती है। और इसके साथ साथ हमने डेफिनेशन भी बताया था कि चालन विधि क्या है। तो चालन विधि की उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसके अंतर्गत उष्मा आणविक टक्कर के कारण स्थानांतरित होती है। तो इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर रखा है, जिसका वीडियो का लिंक आपको ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसके लिंक पर क्लिक करें और आराम से उस वीडियो को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट है नहीं, इन्वर्टर है लेकिन थोड़ी उसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए मैं फैन को ऑफ रखा हूं। बट कोई नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है ना, वीडियो बनाना है तो बनाना है। दूसरी बात, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आसपास के सारे डिस्टरबेंस को बंद कर ले। आराम से खुद को एक कमरे में शिफ्ट कर लो जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, और जब भी वीडियो देखो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आप अपना नोट्स जो है वो खुद से बना सके। क्योंकि जब आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी एक कॉन्फिडेंस आएगी और आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा क्यूट सा लेक्चर जिसका नाम है उष्मा का स्थानांतरण। बच्चों, हमने लास्ट टाइम कहा था कि चालन विधि का 2 अवस्था होती है। चालन विधि की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्था। एक अवस्था को हम बोलते हैं परिवर्तनशील अवस्था, ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था, परिवर्तनशील अवस्था, और दूसरा होता है चालन विधि का स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। चलिए, लाइट भी आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये एक होती है बच्चों चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था और दूसरी होती है चालन विधि की स्थिर अवस्था। अब बात आती है कि चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था क्या होती है और चालन विधि की स्थिर अवस्था क्या होती है। हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत प्यार से डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज सांस थाम के, रोक के मत बैठना, थाम के बैठना ठीक है। और मजे से पढ़ना यार। ठीक है। एक बार थोड़ा मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कैसा आ रहा है। बढ़िया आ रहा है, चौचक आ रहा है, मजा आ रहा है, साफ साफ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इस परिवर्तनशील अवस्था, चालन विधि की जो परिवर्तनशील अवस्था होती है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्टेडी स्टेट। अब चालन विधि की परिवर्तन थोड़ा मैं और अच्छे तरीके से लिखता हूं। ठीक है। चलो, तो ये होती है चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था, ये लीजिए परिवर्तनशील अवस्था। ठीक है, बहुत अच्छा। और दूसरा होता है चालन विधि की स्थिर अवस्था। अब बात आती है कि सर उष्मा का स्थानांतरण तो चालन विधि के द्वारा होता है, आणविक टक्कर होती है और ऊर्जा के रूप में उष्मा स्थानांतरित होती है। थोड़ा मैं उसको रिवाइज कर दूं क्या? जैसे जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है। रॉड किसको बना ले, चलो मैं इसको बना लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक धात्विक रॉड है, यानी कि धातु का बना हुआ एक छड़ है, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का, किसी भी चीज का हो सकता है। मैंने यू लाइटर लिया, लाइटर से मैंने छड़ के एक सिरे को ऐसे गर्म करना शुरू करा। जब मैंने छड़ के एक सिरे को गर्म करना शुरू करा तो देखा क्या
कि धीरे धीरे जो रॉड है, ये जो छड़ है, वो आराम से धीरे धीरे धीमी गति से गर्म हो रहा है। ये वाला सिरा इसका ज्यादा गर्म हो गया और ये वाला सिरा कम गर्म हो गया। जब कुछ समय इसे मैंने 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जब मैंने इसे गर्म करा तो देखा क्या कि जितना ज्यादा ये वाला सिरा है उससे थोड़ी बहुत कम ये वाला सिरा है। एक समय ऐसा आया कि गर्म होते 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 अब इस सिरे की भी तापमान जो है वो कांस्टेंट हो गई और इस सिरे का भी तापमान कांस्टेंट हो गई। और इसी जब दोनों सिरे का तापमान कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं स्थिर अवस्था, और जब तक तापमान परिवर्तन हो रहा होता है तो हम बोलते हैं परिवर्तनशील अवस्था। समझ में आया? अब आइए इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि सबसे पहले हमने एक रॉड लिया, ये लो, सबसे पहले हमने एक रॉड लिया, यूनिफॉर्म रॉड है। आप ऐसा समझो कि रॉड जो है वो कैसा है, छड़ जो है वो कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि इसकी मोटाई लंबाई सारा का सारा क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा मोटा है कहीं पे ज्यादा पतला है। मैंने फिगर में ड्रा कर दिया है, कहीं पे ज्यादा पतला हो गया है कहीं भी ज्यादा मोटा हो गया है, तो आप उसे मैनेज कर लेना जब आप फिगर ड्रा करोगे। तो मैंने बिल्कुल यूनिफॉर्म लिया है, एक समान मोटाई वाला, ठीक है। लाइट फिर से कट गई, चलो कोई इशू नहीं है। मैंने एक रॉड लिया, इस रॉड की लंबाई मान लिया कि एल है। कितना है? एल है। अब जब मैंने इस छड़ को जीरो से 2 सेकंड तक, कितना, 0 से 2 सेकंड तक जब गर्म करना शुरू करा, गर्म करने के लिए अपने को एक कैंडल चाहिए ना, तो ये लीजिए मैंने यहां पर एक कैंडल जला दिया। ये लीजिए, ये हो गई कैंडल, मोमबत्ती हो गई। अब मैंने मोमबत्ती से इस छड़ के एक सिरे को गर्म करना शुरू करा। जब मैंने इस मोमबत्ती के माध्यम से इस छड़ के एक सिरे को गर्म करना शुरू करा तो देखा क्या कि छड़ के इस हिस्से का तापमान जो है वो मान लो कि वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हिस्से का तापमान जो है वो मान लीजिए कि है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हिस्से का तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हिस्से का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब इक्वल इक्वल रहेगा। और इस हिस्से का तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि जब पूरी छड़ की जब लंबाई है वो कैपिटल एल है तो छोटी सी लंबाई कितनी कहला जाएगी? डीएल 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 डीएल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैंने इसे 0 से 2 सेकंड तक जब गर्म करा तो देखा क्या कि प्रत्येक इकाई लंबाई की तापमान जो है वो अलग अलग है। इस इकाई लंबाई की तापमान 60 डिग्री, इस इकाई लंबाई की तापमान 50 डिग्री, इस इकाई लंबाई की तापमान 40 डिग्री, और इस इकाई लंबाई की तापमान 30 डिग्री, और इस इकाई लंबाई की तापमान 20 डिग्री है। प्रत्येक इकाई लंबाई की तापमान जो है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक इकाई लंबाई में 10 डिग्री तापमान का अंतर आ रहा है। देखो ये 60 है तो ये 50 है, ये 50 है तो ये 40 है, 40 है तो ये 30 है, 30 है तो ये 20 है। प्रत्येक इकाई लंबाई के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर आ रहा है। क्यों? तो क्योंकि जब हमने इसे गर्म करना शुरू करा तो गर्म होते वक्त ये उसमें ऊर्जा किस में स्थानांतरित हो गई? तो छड़ के इस वाले हिस्से में स्थानांतरित हुई। अब छड़ के इस हिस्से में जो छड़ के जो अणु मौजूद होंगे उन अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब ये गर्म होना शुरू होगा तो छड़ के इस हिस्से में जो अणु होंगे उन अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब अणुओं के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण अणु अपने स्थान पर कंपन गति करेंगे, और जब अणु अपने स्थान पर कंपन गति करेंगे तो उस कंपन गति के दौरान एक अणु अपने बगल वाले अणु से टकराएंगे, और उस टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भाग बगल वाले को स्थानांतरित कर देते हैं। कुछ भाग क्या करते हैं? कुछ अवशोषित करके अपने पास रख लेते हैं और कुछ बगल वाले को स्थानांतरित कर देते हैं। तो स्थानांतरित तो उसने कम किया ना, अब इसने इतना ही ऊर्जा बगल वाले को स्थानांतरित किया जिससे कि बगल वाले के पास में इतनी ऊर्जा गई जिसके वजह से इसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का अंतर आ गया। उसने इतना ऊर्जा अवशोषित कर लिया जिससे कि उसके 10 डिग्री तापमान में बगल वाला का अंतर हो गया। बात समझ में आया?
अब बगल वाले के पास में भी गतिज ऊर्जा आ गई। अब बगल वाला क्या होगा, हम तो इसको लगातार यहाँ पे गर्म करते जा रहे हैं, लगातार ये उछल कूद करेगा, कंपन गति करेगा, लगातार ये बगल वाले से टकराएगा और लगातार बगल वाले को भी गतिज ऊर्जा, बगल वाले को भी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। अब बगल वाले की भी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, अब बगल वाला भी कंपन गति करेगा। अब बगल वाला कंपन गति करेगा तो अब बगल वाला, अब वो अपने बगल वाले से, यानी कि इस पार्ट में जितने भी मौजूद अणु होंगे इस वाले से टकराएंगे। अब इसी तरह से लगातार ये पूरी प्रक्रिया इस छड़ के पूरे सिरे के दौरान, पूरे लंबाई के दौरान चलते रहती है और लगातार इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहता है। और यहां पर तापमान 60 डिग्री तो यहां पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जब मैंने इसे 2 सेकंड तक गर्म करा तो इस सिरे का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया और इस सिरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगर मैं इसी रॉड को, इसी छड़ को, ध्यान से समझना, अगर मैं इसी छड़ को और ज्यादा देर गर्म करूं तो क्या होगा। ये लीजिए वही वाली छड़ है। इस छड़ को कितने टुकड़ों में, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में बांट लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। लंबाई dl 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 dl। कैंडल भी लगाना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने कैंडल लगा दिया। मोमबत्ती, लोग दीपावली मोमबत्ती लगाते हैं, हम लोग ऐसे ही मोमबत्ती जलाते रहते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया कि पहले इसे मैंने 0 से 2 सेकंड तक गर्म करा था, सिर्फ 2 सेकंड। इसको मैंने सोचा कि इसको 2 सेकंड और गर्म करके देखते हैं, क्या 2 सेकंड और गर्म करेंगे तो क्या इसकी तापमान में कोई वृद्धि होगी। तो मैंने इसे 2 सेकंड और गर्म करा, यानी कि 0 से 2 सेकंड और 2 से 2 सेकंड और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 4 सेकंड तक। तो जब मैंने इसे 0 से कितना सेकंड, 4 सेकंड तक जब गर्म करा तो देखा क्या कि अब इस हिस्से का तापमान हो गया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान हो गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान जो है वो हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इस हिस्से का तापमान हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब मैंने 4 सेकंड तक गर्म करा तो देखा कि अभी भी प्रत्येक इकाई लंबाई का तापमान जो है समय के साथ में परिवर्तन हो रही है। यानी कि जैसे जैसे हम समय को बढ़ा रहे हैं, पहले 2 सेकंड तक गर्म किए, इस बार कितना सेकंड तक गर्म करें, 4 सेकंड तक। जब 4 सेकंड तक गर्म किए तो इसका पहले तापमान था 60, अब हो गया 70, पहले तापमान था 50, अब हो गया 60, पहले तापमान था 40, अब हो गया 50, पहले 30 था फिर 40 हो गया, पहले 20 था अब 30 हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या इसमें कि समय के साथ क्या हो रहा है। तो समय के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर क्या हो रहा है कि समय के साथ तापमान परिवर्तन हो रही है। क्या हो रहा है कि समय के साथ तापमान अभी तक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रही है, याद रखना। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इसको 2 सेकंड और गर्म करते हैं, 6 सेकंड तक गर्म करके देखते हैं, तब तो इसकी तापमान और बढ़नी चाहिए। अगर जब मैंने 2 सेकंड तक गर्म करा तो तापमान कितना, यहां पर 60 यहां पर 20 आया। जब मैंने 4 सेकंड तक गर्म करा तो यहां पर तापमान 70 है, यहां पर 30 आया। अब इसको और 2 सेकंड गर्म करके देखो, क्या इसकी तापमान में और वृद्धि होगी, गर्म करके देखो। तो मैंने क्या करा कि इसे और देर तक गर्म करा। ये लीजिए वही वाली छड़ है, ठीक है। इसे 5 टुकड़ों में बांट लो, 1 2 3 4 5, तो यहां भी 5 टुकड़ा बनाएंगे, 1 टुकड़ा 2 3 4 5, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई dl, टुकड़ों की लंबाई तो dl ही होनी है। चलिए ये हो गया। अब इसे मैंने 2 सेकंड तक और गर्म करा, यानी कि कुल मिला के कितना सेकंड तक, 6 सेकंड तक। 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में जब गर्म करा तो देखा क्या कि अब इस हिस्से का तापमान जो है वो हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान जो है वो हो गया है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिस्से का तापमान हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इस हिस्से का तापमान हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो। अच्छा मोमबत्ती लगाना भूल गए ना, ये लीजिए मोमबत्ती लगाना तो भूल ही गए। क्या सर आप भी बिना मोमबत्ती लगाए ही गर्म कर देते हो, क्या करे यार, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। ये देखो
कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना कि ऐसे ही गर्म हो जा रहा है। तो जब मैंने इसे 6 सेकंड तक गर्म करा तो क्या देखा कि पहले इस हिस्से का तापमान था 60, 6 सेकंड तक गर्म करने के बाद तापमान हो गया 100। पहले इस हिस्से का तापमान था 50, अब इसे मैंने 6 सेकंड तक गर्म करा तो हो गया 90। पहले यहां का इस हिस्से का तापमान था 40, 6 सेकंड तक गर्म करा तो हो गया 80, सीधे दुगना बढ़ गया। पहले यहां का तापमान था कितना 30, अब यहां का कितना हो गया 70। पहले यहां का था 20, अब कितना हो गया 60। यानी कि अभी भी समय के साथ तापमान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब मैंने 6 सेकंड तक गर्म करा तो मैं देखा कि तापमान क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि इसके तापमान को क्यों ना और बढ़ाया जाए, और इस वजह से मैंने इसको और देर तक गर्म करा। ये लीजिए, रड वही वाली है, लंबाई कहीं ज्यादा कम हो जाए तो आप उसे इग्नोर करना। जब फिगर ड्रा करो ना, जब आप अपनी नोटबुक में फिगर बनाओ तो हमेशा इक्वल लेंथ रखना, ठीक है। चलिए, और मोटाई भी सबकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसे मैंने 2 सेकंड और गर्म करा। कितना सेकंड कुल मिला के, तो इसे मैंने 2 सेकंड और गर्म करा और हो गया हमारे पास समय कितनी हो गई, 8 सेकंड। 5 टुकड़ों में बांटो, 1 2 3 4 5। लंबाई सबकी हो जाएगी, टुकड़ों की लंबाई DL 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 DL। जब मैंने इसे 8 सेकंड तक गर्म करा तो देखा क्या कि 6 से 8 सेकंड के बीच, समझना है यहाँ पे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना। 6 से 8 सेकंड के बीच में अब इसके तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। पहले इसकी तापमान 4 से 6 सेकंड के बीच की तापमान कितनी थी, 100 डिग्री। तो 6 से 8 सेकंड में भी तापमान कितनी रही, 100 डिग्री। और इस हिस्से का तापमान अभी भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का तापमान अभी भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का तापमान अभी भी 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का तापमान अभी भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने देखा क्या कि 6 से 8 सेकंड के बीच 4 से 6 सेकंड तक तो तापमान परिवर्तन हुआ। पहले 70 था, 100 हो गया, 60 था, 90 हो गया, 50 था, 80 हो गया, 40 था, 70 हो गया, 30 था, 60 हो गया। लेकिन 6 से 8 सेकंड के बीच, ध्यान से, 6 से 8 सेकंड के बीच तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले इसका तापमान 4 से 6 सेकंड के बीच में यहाँ का तापमान था 100, लेकिन 6 से 8 में भी यहाँ का तापमान कितना है, 100 ही है। पहले यहाँ का तापमान था 90, अभी भी तापमान यहाँ का कितना है, 90 ही है। पहले यहाँ का तापमान था 80, अभी भी तापमान कितना है, 80 है। पहले यहाँ का तापमान था 70, अभी भी तापमान कितना है, 70 ही है। पहले यहाँ पर कितना था तापमान, 60, अभी भी तापमान कितना है, 60 है। यानी कि हमें समझ में आया कि ये छड़ तो गर्म होता है, अच्छी बात है, ये अपने तापमान में वृद्धि करती है, अच्छी बात है, अणु ऊर्जा को अवशोषित करती है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन होती है। अणु ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, अणु जब तक के ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी तब तक उसके तापमान में वृद्धि हो रही थी। एक समय ऐसा आया कि ये अब अणु जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करना बंद कर दी, यानी कि अब ऊर्जा अवशोषित नहीं कर रही, क्योंकि उसे की एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप खाओगे तो संभव है नहीं, वोमिट कर दोगे। तो यानी कि अब इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अब यहां पर क्या है, तो समय के साथ यहां पे हम क्या देखें कि समय में परिवर्तन किए, 6 से 8 सेकंड तक गर्म किए, लेकिन अब क्या सॉरी, जब 6 से 8 सेकंड तक गर्म करा तो क्या देखा कि तापमान जो है वो समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा था जी। 4 से 6 सेकंड में भी तापमान यहाँ का 100, तो 6 से 8 सेकंड में भी यहाँ का तापमान 100। 4 से 6 सेकंड में यहाँ का तापमान 90, तो 6 से 8 सेकंड के बीच में यहाँ का तापमान भी 90। 4 से 6 सेकंड में यहाँ का तापमान 80, तो 6 से 8 सेकंड में भी यहाँ का तापमान 80। 4 से 6 सेकंड में यहाँ का तापमान 70, तो 6 से 8 सेकंड में यहाँ का तापमान 70। और 4 से 6 सेकंड में यहाँ का तापमान 60, तो अभी भी यहाँ का तापमान 6 से 8 में 60 ही डिग्री है। यानी कि अब समय के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समय के साथ तापमान
समय के साथ तापमान परिवर्तन नहीं होती है। समय के साथ तापमान परिवर्तन क्या होती है? नहीं होती है। और जब समय के साथ तापमान परिवर्तन नहीं होती है तो हम इसी अवस्था को बोल देंगे, क्या बोल देंगे? कि अब जो है ये अपने स्टेडी स्टेट यानी कि स्थिर अवस्था की स्थिति में पहुंच गई है। और जब तक समय के साथ तापमान परिवर्तन हो रही थी तो इसको हम क्या बोल देंगे? कि ये जो है वो अभी तक क्या है? तो ये परिवर्तनशील अवस्था की स्थिति में है। तो यही अंतर है परिवर्तनशील अवस्था और स्थिर अवस्था। जब मैंने 0 से 6 सेकंड तक गर्म करा, परिवर्तनशील अवस्था कहां से कहां तक? तो 0 सेकंड से लेके, समझ लो इसको, समझो, जितना समझोगे उतना मजा आएगा। तापमान कब तक परिवर्तन हुआ भैया? तो तापमान 0 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक। कितना सेकंड तक? 6 सेकंड तक परिवर्तनशील अवस्था चला। और 6 सेकंड के बाद यानी कि 6 सेकंड से लेके कहां तक? तो 8 सेकंड तक। यानी कि 6 सेकंड से 8 सेकंड तक क्या हो गया? तो 6 सेकंड से 8 सेकंड तक स्थिर अवस्था। बात समझ में आई? 6 सेकंड से 8 सेकंड तक क्या हो गया? स्थिर अवस्था। और 0 सेकंड से 6 सेकंड तक क्या रहा? परिवर्तनशील अवस्था। हमने क्या कहा? कि समय के साथ तापमान परिवर्तन हो रही है। समय के साथ तापमान परिवर्तन हो रही है तो हम क्या बोल देंगे? परिवर्तनशील अवस्था। समय के साथ तापमान परिवर्तन नहीं होती है तो हम क्या बोल देंगे? स्थिर अवस्था। अब ध्यान से देखो तो हम तापमान परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। और समय को भी परिवर्तन कर रहे हैं ना, देखो समय पहले कितना था? 0 से 2, फिर हो गया 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8। तो समय अंतराल हम इसको लिखेंगे, समय परिवर्तन क्या लिखेंगे? समय अंतराल। और समय अंतराल को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा स्मॉल टी। तो अगर हम लिखें कि समय के सापेक्ष, ध्यान से समझना, समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन, समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन मतलब क्या? कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी। डेल्टा कैपिटल टी क्या है? तापमान परिवर्तन। डेल्टा स्मॉल टी क्या है? समय अंतराल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन डी स्मॉल टी बराबर क्या लिखेंगे? 0 या फिर बराबर नॉट 0। क्या लिख सकते हैं? बराबर नॉट 0। मतलब क्या हो गया? तो मतलब कि इसका मतलब कि समय अंतराल के साथ में तापमान परिवर्तन क्या है? हो रहा है। ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब कि तापमान जो है वो क्या है? समय के साथ परिवर्तन हो रही है। तो यह एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वेरिएबल स्टेट का यानी कि चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था का एक समीकरण है। क्या है? कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू नॉट 0। मतलब कि समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अगर समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन नहीं होता तो इक्वल टू क्या हम लिखते? 0 लिखते। लेकिन यहां पे क्या है? समय के साथ तापमान परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए हम क्या लिख दे? इक्वल टू नॉट 0 लिखे। समझ में आया? इसी तरह से अब यहां पर देखो, इसको 20 से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। एक तरफ परिवर्तनशील अवस्था, एक तरफ स्थिर अवस्था। कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में कि समय के साथ तापमान परिवर्तन नहीं होती तो हम क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था। यानी कि 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में तापमान का परिवर्तन, प्रत्येक इकाई लंबाई का तापमान का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब 6 से 8 सेकंड के बीच में प्रत्येक इकाई लंबाई का तापमान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भैया मैंने इसको बोल दिया कि यह स्थिर अवस्था की स्थिति है।
स्थिर अवस्था का कंडीशन है। तो तापमान परिवर्तन, फिर यहां पर आप समझो तापमान परिवर्तन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम तापमान परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी लिखते हैं। और समय अंतराल भी आ रहा है क्योंकि समय में अंतर हो रहा है 2-2 सेकंड का, तो समय अंतराल को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा स्मॉल टी। अब यहां पे क्या है, तो अब यहां पे देखें कि समय के सापेक्ष, ध्यान से समझना है इसको, समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन, समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन, थोड़ा सा देखना तो समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी। डी कैपिटल टी का मतलब तापमान परिवर्तन, डी स्मॉल टी का मतलब समय अंतराल। क्या समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन शून्य है या अशून्य है, बताओ। क्या समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन स्थिर अवस्था के लिए जीरो है या नॉन जीरो है, क्या है, जीरो है, क्योंकि समय के सापेक्ष में तापमान परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमें क्या बोल देंगे कि यह है जो वो जीरो है। यानी कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, यानी फिर डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। और यह समीकरण होती है किसकी, स्थिर अवस्था की। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि स्थिर अवस्था में क्या होता है, डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होता है, और परिवर्तनशील अवस्था में डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू नॉट जीरो होता है। बात समझ में आ गई कि स्थिर अवस्था क्या होता है और परिवर्तनशील अवस्था क्या होता है। अब जो हम चालन विधि में उष्मा का स्थानांतरण की जो बात करेंगे, वो किस अवस्था में बात करेंगे, तो बात करेंगे स्थिर अवस्था में। समझो क्यों बात करेंगे, थोड़ा समझो। हमने क्या कहा कि स्थिर अवस्था में क्या है कि समय के साथ तापमान में परिवर्तन नहीं होती, और जब समय के साथ तापमान में परिवर्तन नहीं हो रही, मतलब कि प्रत्येक इकाई लंबाई में मौजूद अणु जो है वो अब उष्मा का अवशोषण नहीं कर रहा। अगर प्रत्येक इकाई लंबाई की अणु अगर उष्मा को अवशोषित करती, तो यहां पर भी 6 से 8 सेकंड के बीच में प्रत्येक इकाई लंबाई का तापमान में क्या होता, वृद्धि होता। लेकिन जितना तापमान 4 से 6 सेकंड के बीच में प्रत्येक इकाई लंबाई का था, उतना ही तापमान 6 से 8 सेकंड के बीच में प्रत्येक इकाई लंबाई का है। यानी कि जितना इसको उष्मा का अवशोषण करना था वो 4 से 6 सेकंड के बीच में कर लिया। अब ये उष्मा का अवशोषण नहीं कर सकती, इसीलिए इसने क्या किया कि 6 से 8 सेकंड के बीच उष्मा का अवशोषण अब नहीं किया, जिसके वजह से इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि यहां से जितनी उष्मा गई होगी वो सारी उष्मा यहां पर कोई भी इकाई लंबाई उष्मा का अवशोषण नहीं किया, और यहां से जितनी भी उष्मा गई होगी वो सारी की सारी उष्मा यहां से बाहर निकल गई होगी। आप ऐसा समझ लो, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि अगर मैंने इसको चारों तरफ से मैंने किसी प्लास्टिक से इसको ऐसे लपेट दिया है ताकि अगल बगल से कोई उष्मा का स्थानांतरण न हो। थोड़ा समझना इसको, मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे प्लास्टिक से लपेट दिया, प्रत्येक रॉड को, ये नहीं कि सिर्फ एक रॉड को, प्रत्येक रॉड को इसको मैंने ऐसे प्लास्टिक से रैप कर दिया। रैप मतलब समझते हो, मतलब कि इसको लपेट दिया, कवर कर दिया प्लास्टिक से। क्यों? ताकि इसके अगल बगल से किसी भी प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण ना हो। तो स्थिर अवस्था की स्थिति में क्या होता है कि मैंने यहां से अगर मान लो कि उष्मा दिया है Q, अब ये तो उष्मा अवशोषित कर ही नहीं रहा। अगर आपको मैंने खाने के लिए दिया 10 रोटी, आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने का, तो आपने 5 रोटी खा लिया, आपका पेट भर गया, बहुत अच्छा। अब आपको मैंने कहा कि भैया 5 रोटी और खाओ, खाओगे? नहीं खाओगे, छोड़ दोगे। ठीक उसी तरह से ये उष्मा अवशोषित कब तक कर रहा था, तो 4 से 6 सेकंड के बीच तक उष्मा अवशोषित किया, जिसके वजह से यहां तक इसकी तापमान में परिवर्तन, यानी कि आप ऐसा समझो कि 0 से 6 सेकंड के बीच इसने उष्मा का अवशोषण किया, जिसके वजह से 0 से 6 सेकंड के बीच तक इसके तापमान में परिवर्तन होते चला गया समय के साथ।
अब ये 6 से 8 सेकंड के बीच इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि अब ये जिसको जितने भी हम यहां से ऊर्जा दे रहे हैं या फिर ऊष्मा दे रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि अब इसको हम जितना ऊष्मा दे रहे हैं वो सारी की सारी ऊष्मा यहां पर जा तो रही है लेकिन ये अवशोषित नहीं कर रही थी। अभी तक क्या था, यहां तक क्या था कि यहां तक ये अवशोषित कर रही थी, लेकिन अब ये अवशोषित नहीं कर रही है। मतलब कि इसको हम यहां पर जितना ऊष्मा दे रहे हैं वो सारी की सारी ऊष्मा बाहर निकल जा रही है। यानी कि अगर हम यहां से इसको ऊष्मा दे रहे हैं Q, तो यहां से भी ऊष्मा बाहर कितना निकल जा रही है, Q। समझ में आया? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में Q यानी कि क्या, ऊष्मा क्या रहता है, नियत रहता है। ऊष्मा का मान क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे की बात करता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। साफ साफ दिख रही है? चलो बहुत अच्छा दिख रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए हो गया, चलिए अच्छी बात है, हो गया। तो मैं इस तरफ अरेंज करता हूं क्योंकि अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। चलिए बच्चों, एक काम करें, थोड़े से हम इसको और मैथमेटिक्स तरीके से समझते हैं। आइए, हमने एक बना लिया y अक्ष, एक बना लिया x अक्ष। इस तरफ हमारा x अक्ष, इस तरफ है हमारा y अक्ष। ठीक है, अब मैंने इस रॉड को उठाया और उठा के यहां पे लाके रख दिया। ये लीजिए, ये इस रॉड को रखा यहां पे, एक सिरा यहां पे रहेगा और दूसरी सिरा ऐसे रहेगी। ये लीजिए, रॉड को मैंने ऐसे यहां पे उठा के रख दिया। रॉड कितने टुकड़ों में है, 5 टुकड़ों में है। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3, एक 4 और एक 5। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई है dl, यानी कि आप ऐसा समझो dl, इसका भी लंबाई dl, 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 dl। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा हम लेंथ को दर्शाते हैं। यहां पर अगर आप मान लो तो यहां पर तो लेंथ 0 सेंटीमीटर रहेगा, यहां पे लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहां पर लेंथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहां पे लेंथ हम कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, यहां पर लेंथ हम कर देते हैं 4 सेंटीमीटर और यहां पे लेंथ कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई हम कितना मान लिए हैं, 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर मान लिया। ऐसा थोड़ा समझो, बात को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें क्या कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, कितने पर, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, ठीक है, x बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर पर तापमान कितना था भाई, T1 कितना था बताओ तो, T1 कितना था। तो हमें यहां पर बताना है t इक्वल टू किस पर, 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड, यहां आ जाओ। x इक्वल टू कितना करा, 1 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहां पर आ जाओ। यहां का तापमान, अच्छा तापमान को भी लिख देते हैं, यहां का तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री। यहाँ का तापमान है 90, यहाँ का तापमान है 80, यहाँ का तापमान है 70, यहाँ का तापमान है 60। अब t इक्वल टू 6 सेकेंड पर x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर तापमान कितना है, T1 बताओ तो। देखो t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहां पर आता है, यानी कि यहां पर आता है। कितना है तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या लिख दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि t इक्वल टू 7 सेकेंड पर, t इक्वल टू कितना सेकेंड पर, 7 सेकेंड पर, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर, x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर है, t इक्वल टू 7 सेकेंड, यानी कि 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच 7 सेकेंड पर x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर भी तापमान कितना है, यानी कि T2 का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम t इक्वल टू 8 सेकेंड पर आपसे पूछें कि x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर T2 का मान, T3 का यानी कि तापमान का मान कितना हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही। समझ में आ रहा है, छोड़ो हटाओ। आप t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, t इक्वल टू
6 सेकंड पर बताओ कि x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर तापमान कितना हो जाएगा। से देखो तो 2 सेंटीमीटर, यहां पर दूसरा यूनिट, यहां पर तापमान कितना रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम t इक्वल टू 7 सेकंड पर पूछे तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर T2 यानी कि तापमान कितना रहेगा, 7 सेकंड पर भी तापमान कितना रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा उसी से का। और t इक्वल टू 7 सेकंड पर, एक मिनट, हाँ ठीक है, t इक्वल टू 8 सेकंड पर, t इक्वल टू 8 सेकंड पर x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर T3 यानी कि तापमान कितना रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो अब देखो, हम समय को तो परिवर्तन कर रहे हैं और तापमान क्या है, नियत है। प्रत्येक का तापमान क्या हो रहा है, नियत रहा है। तापमान क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि x भी क्या है, कांस्टेंट है, लंबाई भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब हम समय को परिवर्तन करें तो तापमान में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान से देखो, तापमान में कोई परिवर्तन, समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था। समय के साथ तापमान में परिवर्तन नहीं होती तो स्थिर अवस्था। बात समझ में आई। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में निश्चित दूरी या निश्चित बिंदु, निश्चित दूरी लिख ले या निश्चित लंबाई, चलो निश्चित दूरी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित दूरी मतलब क्या, दूरी का मतलब क्या, x। निश्चित दूरी पर समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, सापेक्ष तापमान निश्चित, क्या कहता है कि स्थिर अवस्था में निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी यानी क्या, x, x क्या है, निश्चित है, पर समय के सापेक्ष तापमान, समय के सापेक्ष तापमान क्या, देखो समय तो परिवर्तन हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। समय तो परिवर्तन हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कहता है कि स्थिर अवस्था में निश्चित दूरी यानी कि x पर समय के सापेक्ष तापमान परिवर्तन नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन तापमान dt अपॉन चेंज इन समय d स्मॉल t, ठीक है। और साथ साथ x क्या है, निश्चित है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। तो x dt अपॉन dt x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0। मतलब कि निश्चित दूरी पर समय के सापेक्ष तापमान परिवर्तन क्या है, शून्य है। तो ये भी इक्वेशन है किसकी, स्थिर अवस्था की। बात समझ में आई, बात समझ में आई। फिर से समझो, निश्चित दूरी यानी कि, या फिर निश्चित बिंदु भी आप कह सकते हैं, या निश्चित दूरी कह सकते हैं, या फिर आप निश्चित लंबाई कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित दूरी पर समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन शून्य के बराबर है। समझ में आया, समझ में आया। ये बात क्या लिखा है मैंने, यही बात तो यहां पे लिखा है कि स्थिर अवस्था में निश्चित दूरी पर समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि निश्चित दूरी पर समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0 के बराबर है भाई, 0 के बराबर है। तो एक स्थिर अवस्था की एक ये भी समीकरण होती है। किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा होता है समीकरण। तो आप प्लीज डेविएट मत होना, आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा देखो, मैं इसको अरेंज करता हूं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट किसी को करना है तो कर ले। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए, अच्छी बात है। देखो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो तो, अगर हम t इक्वल टू 6 सेकंड पे भैया, t इक्वल टू 6 सेकंड पर x इक्वल टू यानी कि x1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर तापमान T1 देखें,
तापमान T1, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यहां पर आएगा ना, ये वाला लेंथ, तापमान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा इसे यही 7 सेकंड पे देखे तो अच्छा 1 मिनट, t इक्वल टू 6 सेकंड में ही देखो, t इक्वल टू 6 सेकंड में, t इक्वल टू 6 सेकंड पर ही अगर हम x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर यानी कि यहां पे छठे सेकंड में अगर हम देखें, यहां पर का तापमान कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो आप ध्यान से, यहाँ का तापमान छठे सेकंड में यहाँ का तापमान कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और छठे सेकंड में यहाँ का तापमान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, अगर यही t इक्वल टू 6 सेकेंड पर हम x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यानी कि तीसरा यूनिट, यहां का तापमान कितना है, तो T3 क्या मिल जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर आप ऐसा देखो कि t इक्वल टू 7 सेकेंड पर x इक्वल टू x1 इक्वल टू क्या, आप देखो t इक्वल टू 7 सेकेंड पर x1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर, तो तापमान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप ऐसा देखो कि अगर हम क्या करें, समय को कांस्टेंट करें, छठे सेकंड में हम देख रहे हैं तो x1 का तापमान कितना है 100 डिग्री, x2 का तापमान कितना है 90, x3 का तापमान कितना है 80, x4 का तापमान 70, x5 का तापमान 60। यानी कि जैसे जैसे हम x के अलोंग बढ़ रहे हैं, x के तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम x के तरफ बढ़ रहे हैं, तापमान क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे जैसे आप x की तरफ बढ़े, उसकी लंबाई की तरफ बढ़े, इसकी यहाँ पर लंबाई कितना था 0 था, इस बिंदु पर लंबाई कितना 0, यहाँ पर लंबाई 1 सेंटीमीटर, यहाँ लंबाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। जैसे जैसे हम लंबाई की ओर बढ़ते गए, तापमान क्या हुआ, तापमान कम होते गया। यानी कि लंबाई के सापेक्ष तापमान परिवर्तन कर रही है। अगर हम समय को, अगर निश्चित समय पर हम अलग अलग लंबाई की देखो समझो, अगर हम किसी 6 सेकंड पर यहां का तापमान देखेंगे तो 100 मिलेगा, 6 सेकंड पे यहां का तापमान 90 मिलेगा, 6 सेकंड पे यहां का तापमान 80 मिलेगा, 6 सेकंड पे यहां का तापमान 70 और 6 सेकंड में यहां का तापमान 60 मिलेगा। अगर 7वें सेकंड में भी देखेंगे तो 7वें सेकंड में यहां का तापमान 100, यहां का तापमान 90, यहां का तापमान 80, यहां का तापमान 70, यहां का तापमान 60 मिलेगा। यानी कि हम अगर समय को कांस्टेंट कर दें और समय को कांस्टेंट करके नियत करके अगर हम लंबाई के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन देखें तो वो लंबाई के सापेक्ष में तापमान परिवर्तन कर रही है। देखो यहाँ पे जब लंबाई 0 था तो तापमान 100 था, जब हम लंबाई यहाँ से बढ़ गए, यहाँ आ गए तो अब यहाँ पे तापमान 90 हो गया है। हम लंबाई और बढ़े तो तापमान 80 हो गया, हम लंबाई में और बढ़े तो तापमान 70 हो गया, लंबाई में और बढ़े तो तापमान 60 हो गया। यानी कि लंबाई के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन हुआ। तो हम क्या हमेशा कर सकते हैं कि निश्चित समय पर क्या, कि स्थिर अवस्था में निश्चित समय पर प्रत्येक इकाई लंबाई, ऐसा समझो कि प्रत्येक इकाई, या फिर ऐसे लिखो कि निश्चित अवस्था, स्थिर अवस्था में निश्चित समय पर तापमान लंबाई के सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है। ऐसे कोई क्वेश्चन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इस बार तापमान जो परिवर्तन करा वो किसके सापेक्ष, समय पर तापमान लंबाई के सापेक्ष, तो तापमान में परिवर्तन क्या हो गया dt, किसके सापेक्ष में भैया, लंबाई को, लंबाई को हम क्या मान लिए हैं dx, तो dt अपॉन dx। और इस बार कांस्टेंट कौन सा वैल्यू है, तो कांस्टेंट कौन सा राशि है, तो समय है, निश्चित समय, तो हम t को कर देंगे कांस्टेंट। और इस बार तापमान क्या परिवर्तन हो रहा है, तो तापमान पर तो क्या करेंगे इक्वल टू नॉट 0। इसको अब समझो, फिर से पढ़ने का तरीका देखो कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे, निश्चित समय पर
दूरी के सापेक्ष या फिर लंबाई के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन अशून्य है। क्या है? शून्य नहीं है, अशून्य है। या फिर आप ऐसा समझो कि निश्चित समय पर लंबाई या दूरी के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं है, अशून्य है। बात समझ में आ गई? तो ये है स्थिर अवस्था का एक समीकरण, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा समीकरण ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों समीकरण स्थिर अवस्था की और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट करें। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखो होता है क्या, देखो होता है क्या, तो हम चालन विधि की जो भी बातें करेंगे ना बच्चों, थोड़ा मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो क्वालिटी। वीडियो सही से आ रही है? चलिए बहुत अच्छी आ रही है। तो देखो चालन विधि की हम जो भी बातें करेंगे ना, वो सब के सब किस अवस्था में? तो स्थिर अवस्था में। जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्थिर अवस्था में, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो हमने स्थिर अवस्था में क्या देखा कि Q यहां से जितनी हीट निकलेगी उतना ही हीट यहां से उतना ही उष्मा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, अगर स्थिर अवस्था रहेगा तो हम अगर यहां से जाने वाली उष्मा यहां से निकलने वाली उष्मा क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में बराबर रहेगा। यानी कि अगर स्थिर अवस्था की स्थिति रहेगी चालन विधि की, तो इस रड में जाने वाली उष्मा इस रड से निकलने वाली उष्मा एक दूसरे के क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। समझ में आया? तो अगर हम यहां से Q का मान लिखें तो Q का बराबर क्या लिखेंगे? Q का मान, तो यहां से जाने वाली Q यहां से निकलने वाली Q बराबर होती है, उष्मा बराबर होती है, और ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T का, यानी कि तापांतर का। डेल्टा T का मतलब क्या? मतलब कि तापांतर का। और ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। एरिया मतलब क्या? तो ये प्रत्येक, अगर छोटा छोटा हम यहाँ पे छोटा छोटा इसका एरिया बना ले, क्षेत्रफल बना ले, तो प्रत्येक यानी कि इस रॉड के एरिया, आप समझ लो इस रॉड के प्रत्येक इकाई की क्षेत्रफल, तो यानी कि क्षेत्रफल का। ठीक है, और ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब किसका? समय का। और ये Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का, एल का। लंबाई एल मतलब क्या? तो मतलब कि लंबाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसकी लंबाई का। और ये सारे जो Q के बारे में जो रिलेशन आई है सब का सब प्रयोगी, ऐसा प्रयोग करके देखा गया है, प्रयोग द्वारा ऐसा सिद्ध किया गया है। और यहां से अगर हम Q का फॉर्मूला बनाए तो Q इक्वल टू फॉर्मूला बन जाए Q इक्वल टू, अगर इस सारे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं K। तो यहां से लिख देंगे कि K A डेल्टा T अपॉन स्मॉल एल इनटू क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। और ये बन गया Q का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और नया टॉपिक का शुरुआत, जब इस टी को हम इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा Q अपॉन टी, और यहाँ से एक और नए टॉपिक का शुरुआत हो जाएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आज के लिए बस ये इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी खूब पिया करो, और जब भी धूप में निकलो गमछी लेकर निकलो, एकदम बिहारी तरीके से, एकदम पूरा एकदम मुरेठा उरेठा बांध के निकलो, सन ग्लास लगा के निकलो, क्योंकि हीट वेव है और साथ में धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी हमें भी लग रही है। तो इसीलिए आज के लिए बस यही इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।